बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 20 का एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द म्यूटेशंस। अगर आप गौर करें तो म्यूटेशन का सिंपल लफ्जी मतलब होता है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। सही है, तो हम कहेंगे दिस इज द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। असल में ये तो बड़ी आसान सी बात लगती है ऐसे कि ये चेंज क्या थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। अगर आप गौर करें तो हमारा जेनेटिक मटेरियल इतना ज़्यादा है हमारे सारे बॉडी के सारे सेल्स के अंदर कि अगर आप गौर करें तो हमारे सारे बॉडी के सारे सेल्स का डीएनए अगर निकाल के जोड़ दिया जाए तो वो यहाँ से जुपिटर तक कोई 60 चक्कर बन जाएगा। समझ आ गई बात की? इट्स अबाउट आई थिंक 100 बिलियन किलोमीटर्स। सही है, तो इतना ज्यादा जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें तब्दीलियां आ सकती हैं, चेंजेस आ सकती हैं, आती हैं, कैंसरस भी होती हैं, नुकसानदेह भी होती हैं, फायदेमंद भी होती है। कोई ऐसी चीज का कोई ना फायदा ना नुकसान होता है, ठीक है, बट द म्यूटेशंस कैन। सही है, तो अब फर्स्ट ये मैं अगर यहाँ पे बता दूं तो म्यूटेशन किस तरह की आ सकती है, चेंज जो है वो किस तरह की आ सकती है। ये डीएनए है, मैं उसका एक स्ट्रैंड आपके सामने बना रहा हूँ। फर्स्ट क्या इसकी सीक्वेंस है टी टी जी ए सी ए टी ए टी, मुख्तलिफ कोई भी सीक्वेंस बनाते जाओ आगे चलते जाओ। यू टी ए सी ए टी सी जी सी टी ए जी सी टी ए फर्स्ट किया वगैरह वगैरह। अब ये जितनी सीक्वेंसेस हैं ये सारा कुछ है, इसमें कभी कभार क्या हो सकता है वो हम अभी बात करेंगे कि सोर्सेस पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा बल्कि यहाँ पे सोर्सेस पढ़ेंगे, मैं छोटा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। एक तो जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा है और इसके अंदर कहीं ना कहीं तब्दीलियां आने के चांसेस हैं, लेकिन बेटा आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स ना। जो सोमैटिक सेल्स है अगर उनमें म्यूटेशन आ जाए यानी उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज आ जाए तो दैट इज ऑफ नो वैल्यू टू द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि सोमैटिक सेल में तो अगली जनरेशन में मुंतकिल ही नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर यही काम जर्म लाइन सेल्स के अंदर आ जाए और उनके अंदर अगर म्यूटेशंस आ जाए या पर्टिकुलरली जब स्पर्म्स और एग्स बन रहे होते हैं तो दे आर ऑफ एवोल्यूशनरी वैल्यूज। बकायदा कहते हैं कि एवोल्यूशन किसे कहते हैं कि वक्त के साथ साथ स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में इतनी तब्दीलियां आ जाती हैं कि आगे वो एक नई स्पीशीज कंसीडर होना शुरू हो जाती है। तो एवोल्यूशनरी चेंजेस का एक सोर्स म्यूटेशन भी है, इसके अलावा एक और भी मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उसके, लेकिन उसका जो मेन एक नेचुरल सिलेक्शन भी उसका सोर्स है, ठीक है। तो तीसरा होता है दैट इज जब ब्रीडिंग होती है उसमें चांस प्रोबेबिलिटी, ये तीन मेन जो फैक्टर्स हैं ये एवोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। लेकिन एवोल्यूशनरी मेन फैक्टर है, वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट इज द म्यूटेशंस। तो if the mutation occur in the germline cells they are of the value to the next generations as well। अगर somatic cells में हो तो वो उस इंसान को फायदा या हार्म तो कर सकती है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में उनका कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। ये आइडिया आपको मिल गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो म्यूटेशन होती किस तरह की है और उनके सोर्स, पहले हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सोर्सेज में अगर आप फर्ज किया देखें जी, सबसे पहला सोर्स हो सकता है कि एडिशन या डिलीशन या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वन बेस पेयर। कोई एक बेस पेयर इधर से उतर गया तो सारे कोड्स बदल गए। कोई एक बेस पेयर जो है हो सकता है सिर्फ इतने के अंदर फर्क हो सकता है ये पूरा डिलीट हो गया, इसकी जगह कोई नया आ जाए, रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर, ये एक बेस पेयर होता है, इसके अंदर अगर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, कट हो जाए तो उससे कोड्स बदल जाते हैं, आपको पता ही अभी अगर आपने पढ़ लिया सारा। दूसरा जो सोर्स है ना अगर म्यूटेशंस का, वो क्या होता है कि अगर हम गौर करें तो ऑब्वियसली ये वाला काम किसकी वजह से होगा, एक्सरेज की वजह से, ठीक है। समटाइम ऐसी न्यूक्लियर रेडिएशंस वगैरह जो है उनकी वजह से, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसरस म्यूटेशंस भी काज कर सकते हैं, सिंपल म्यूटेशन तो दूर की बात है। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं,
ठीक है, तो ये एक सोर्स हो जाता है। ठीक है जी। उसके अलावा आप देखें तो एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। एक चीज लगनी थी उसकी जगह वो गलती से दूसरी लग गई। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान मुख्तलिफ एरर आ सकते हैं ना। इसके अलावा कुछ ये तो पॉइंट म्यूटेशन की बात, इसके अलावा कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं उनके मतलब पूरे का पूरा क्रोमोसोम, जिस तरह याद आया क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन, वो आपने पढ़ा भी हुआ है, आगे भी पढ़ेंगे। वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है और आगे अगले चैप्टर सेल साइकिल में हम वैसे में भी पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है, तो वो एक तरफ ज्यादा चले जाते हैं या पूरे का पूरा क्रोमोसोम का एक टुकड़ा अलग हो गया, बाकी नहीं हुआ अलग, तो अब वो क्रोमोसोम डिवाइड हो गया, आधा इधर चला गया और डेढ़ इधर चला गया। दो दो अभी अब जब मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा एनाफेज 1 तो उसमें एरर मैं पढ़ा दूंगा साथ साथ। सही है, तो ये भी हमें समझ आ गया कि नॉन डिस्टिंक्शन के दौरान। इसके अलावा और बहुत सारे मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसमें डीएनए को डैमेज, डायरेक्ट डैमेज टू द डीएनए, ठीक है, किसी खास बेस के ऊपर। तो ये सारा कुछ जो है सम वायरल इंफेक्शंस, यस वायरल इंफेक्शंस, ऐसे वायरसेस हैं जो डीएनए के अंदर म्यूटेशंस करते हैं। सही है, तो ये वो सारे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से म्यूटेशंस आ सकती हैं। जब म्यूटेशन बेटा होती है दो तरह की, एक को हम कहते हैं क्रोमोसोमल अब्रेजन्स, ठीक है, और दूसरों को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल अब्रेजन्स क्या है? पूरे का पूरा क्रोमोसोम या उसका एक बड़ा हिस्सा मिसिंग है या एडिशन है। मसलन डाउन सिंड्रोम में एक पूरे का पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 13 नंबर वाला इंसानों के अंदर, यानी हम पढ़े थे चैप्टर में 13 नंबर क्रोमोसोम पूरा एक, उसकी 2 कॉपियां होनी चाहिए, उसकी 3 होती हैं, तो ये एक म्यूटेशन इस क्रोमोसोमल अब्रेजन की टाइप आ गई। या क्रोमोसोम का एक बड़ा हिस्सा वो आ जाता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं यानी दी मिसिंग या फिर एडिशनल क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर लार्ज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा और मिसिंग, पूरे का पूरा या फिर उसका एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट म्यूटेशंस के अंदर क्या हो सकता है? देखो अगर आप गौर करो तो किसी वो जो सारी बातें थी, कोई एक एडिशन हो सकती है बेस पेयर की, कोई बेस पेयर डिलीट हो सकता है, कोई बेस पेयर रिप्लेस हो सकता है, कोई बेस पेयर जो है वो एडिशन डिलीशन रिप्लेसमेंट, या एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, हाँ, जीन की लोकेशन चेंज हो सकती है, जीन की उसकी तब्दीली आ सकती है क्रोमोसोम के ऊपर कहीं और। इसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांस मतलब पोजीशन पोजीशन का बदल जाना। सही है, ये सारी वो चीजें हैं, ये पॉइंट म्यूटेशन डीएनए के ऊपर कहीं कहीं आती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी म्यूटेशंस डेली की बुनियाद पे होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बेज़रर होती हैं, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकती है। वो हमारे अंदर नहीं, अगर हमारे एग सेल या हमारे अगर जो जाइगोट था उसमें आ गई तो हम खराब पैदा हो गए, यानी हम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आ गई हमारे सोमैटिक सेल्स में जब हम बड़े हो चुके हैं तो फिर कोई मसला नहीं होगा, सिवाय कैंसरस म्यूटेशंस के, वो तो नुकसान करते हैं। यहाँ पे 2 बीमारियां हैं, वो आपको बतानी थी इसमें एग्जांपल, जिसमें एक है सिकल सेल एनीमिया। ये उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के ऊपर अमाइनो एसिड नंबर 6 जो है वो ग्लूटामिक एसिड होता है और उसकी जगह वेलिन लग जाता है, तो वो पूरी की पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, वो प्रॉपर काम नहीं करती। सेम बेटा एक और बीमारी है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अंदर क्या होता है, फिनाइल एलानिन, ये एक अमाइनो एसिड है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता बॉडी के अंदर। एक एंजाइम जो इसको ब्रेक करता है ना, वो नहीं होता, तो जब इसको ब्रेक नहीं करते, समझ रहे हैं ना, फिनाइल एलानिन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स,
तो उसकी म्यूटेशंस की वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करता एंजाइम, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन बढ़ता जाता है, तो वो मेंटल रिटार्डनेस तक बात पहुंच जाती है, दिमाग को असर करता है। तो आपको ये दोनों बीमारियां पता लग गई, ये दोनों ऐसा लिखी हुई है, मैंने इसलिए कोई डिटेल में नहीं पढ़ाई क्योंकि ये बिल्कुल आप अगर पढ़ेंगे तो आपको यही सारी बातें समझ आ जाएगी। तो इंग्लिश की वर्डिंग आप वहां से देख लेंगे, म्यूटेशंस की मुख्तलिफ टाइप्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसे कहते हैं बेस एडिशन, बेस डिलीशन, बेस रिप्लेसमेंट, जीन ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस में मैंने आपको 2-3 एग्जांपल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, किताब में ऐसा नाम भी लिखे हुए और इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर कंप्रीहेंसिव सा ही लेक्चर दिया, वो बहुत डिटेल नहीं समझा है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।